मैंने आपको पहले भी ऐसी बहुत सारी ट्विस्टिंग स्टोरीज सुनाई हैं, जो पूरी स्टोरी सुनने के बाद जो एंड में ट्विस्ट मिलता है उस वजह से हमें वीडियो ये दोबारा देखनी पड़ती है ताकि हम उसको अच्छे से दोबारा से समझ पाएं कि एक्चुअल में यहाँ क्या हुआ था। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ ये केस आज का मेरा, जो कि हमारे भारत से ही है। और सच में ये इतना ज़्यादा अनबिलीवेबल कि एक ट्रॉमा आपको कितना लंबा इंतज़ार करवा सकता है, कितना ज़्यादा डीपली हिट कर सकता है, वो आज की इस वीडियो में आपको समझ आएगा। और दूसरी समझने वाली बात यह है कि क्यों कभी भी परिवार के अंदर होने वाली अनबन एंड में जाकर मेरी स्टोरीज के अंदर तब्दील होती है। बट उससे पहले एक तो मेरी तबीयत ठीक हो गई है पहले से। आपने सभी ने बहुत सारे कमेंट्स किए, आप सभी की दुआएं जो कि हमेशा मेरे साथ रहती हैं, थैंक यू सो मच। और दूसरा, इस लाइक बटन के साथ भी अपने पारिवारिक रिश्ते बना लें, इसके साथ अच्छे से संबंध बना लें ताकि आने वाले टाइम में ये आपको परेशान ना करे। सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दे, कमेंट्स में पिक में लिख दें। लेट्स डाइव इन। इस बेहद अनबिलीवेबल इंसिडेंट को समझने के लिए हमें हमारे भारत के ही उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी शहर में जाना पड़ेगा। और टाइम था 1997 का, जब यहीं पर बने हुए एक बड़े सारे शराब की दुकान यानी कि ठेके के अंदर राजेंद्र नाम का लड़का सामने अपने काम कर रहे कारिंदों को देख रहा था। असल में अभी अभी एक शराब से भरी हुई गाड़ी आई थी और ये दोनों कारिंदे मिलकर उस गाड़ी में से बड़ी बड़ी पेटियां शराब की अंदर लोड कर रहे थे, अपने गोडाउन में रख रहे थे। और तभी उनमें से एक कारिंदे से शराब की पेटी जो कि उसने हाथ में पकड़ी हुई थी वो नीचे से खुल गई और सारी शराब की बोतलें नीचे जा गिरी। एक एक करके उस कारिंदे ने वापस बोतल को उठाकर पेटी के अंदर पैक करना शुरू कर दिया। बट सामने खड़ा हुआ राजेंद्र वो देख रहा था इन सब चीजों को होते हुए। असल में राजेंद्र के पिता लक्ष्मी नारायण और उसका छोटा भाई कृष्णा ये भी उस टाइम पर मौके पर ही बैठे हुए थे। बट जैसे ही राजेंद्र ने देखा कि उस कारिंदे से सारी शराब नीचे गिर चुकी है, वो तुरंत अपनी सीट से खड़ा हुआ, उस कारिंदे के पास गया और उसको धमकाने लग गया, डांटने लग गया। अब ऑब्वियसली वो कारिंदा बेचारा क्या ही बोल सकता था। उसने चुपचाप अपनी वो बातें सुनी और दोबारा से सारी शराब उठाकर अंदर ले जाने लगा। और ऐसे धीरे धीरे कर उन दोनों ने मिलकर ये सारी शराब गाड़ी से उतार दी। लक्ष्मी नारायण ने नोटिस किया कि उनके बेटे राजेंद्र के अंदर दिन प्रतिदिन गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। सो जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ, उन्होंने अपने बेटे राजेंद्र को अपने पास बैठाया और उसको समझाने लगे कि ऐसे काम नहीं चलता। तुमको अगर किसी से काम लेना है तो उससे प्यार से लो। कभी भी गुस्से के अंदर आकर कोई काम इतना नहीं करेगा जितना वो प्यार से कर देगा। अगर तुम प्यार से बोलोगे तो भी वो तुम्हारा काम हो जाएगा। बट राजेंद्र जो कि अब शॉर्ट टेम्पर बन चुका था, बहुत लंबे टाइम से उसके पिता लक्ष्मी नारायण ये चीज़ नोटिस करते आ रहे थे कि राजेंद्र का गुस्सा उसके बस में नहीं है। वो किसी के ऊपर भी चिल्लाना शुरू कर देता है, कभी भी कुछ भी बोलने लग जाता है, किसी को भी गालियां दे देता है। अब लक्ष्मी नारायण जिन्होंने अपने पूरी मेहनत के साथ इतना बड़ा एक कारोबार शराब का खड़ा किया था, साथ ही में इन्होंने अपने कंस्ट्रक्शन कंपनी भी खोली थी। सो बहुत सारे लोग लक्ष्मी नारायण के अंडर काम कर रहे थे और लक्ष्मी नारायण को ये उम्मीद थी कि उनके दोनों बेटे यानी कि राजेंद्र गुप्ता और कृष्णा गुप्ता ये दोनों मिलकर आने वाले टाइम में इनका कारोबार संभालेंगे। बट ये बहुत मुश्किल होने वाला था। लक्ष्मी नारायण को अब साफ दिख रहा था कि उनका बेटा राजेंद्र गुप्ता उनका एक काम धंधा नहीं संभाल सकता, क्योंकि इतनी बार उसको समझा लिया कि जिस काम के अंदर वो है, एक तो शराब का काम और दूसरा कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम, इन कामों के अंदर बहुत ही प्यार से काम लिया जाता है। किसी भी वर्कर से या कोई भी आदमी जो आपके अंडर काम कर रहा हो, बहुत बार ये चीज़ें लक्ष्मी नारायण ने अपने बेटे को समझाई, लेकिन उसकी समझ में आने ही नहीं वाली। वो बार बार यही कहता कि नहीं, मैं तो अपने हिसाब से काम लूंगा, कि जब तक सही से काम नहीं करेंगे मेरे से गालियां सुनते रहेंगे और मैं ऐसे ही इनको पैसे नहीं देने वाला खाली बैठाकर। जबकि दूसरी साइड राजेंद्र को दिख रहा है कि उसका ही छोटा भाई यानी कि लक्ष्मी नारायण का छोटा बेटा कृष्णा गुप्ता वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। वो बिल्कुल डिफरेंट है राजेंद्र से। वो हमेशा सभी से प्यार से बात करता, हमेशा सभी से हंसकर बोलता, सभी से हाथ मिलाकर चलता। और उसको काम लेने की एक अच्छी तरकीब मिली हुई थी कि हर किसी से प्यार से बात करो। अगर तुम किसी को पैसे भी दे रहे हो तो आप उससे लड़ झगड़ कर काम नहीं ले सकते, जो आप प्यार से ले सकते हो। और ये बात कृष्णा को बहुत अच्छे से समझ आ चुकी थी और लक्ष्मी नारायण भी इस बात को नोटिस कर चुके थे कि राजेंद्र गुप्ता ये उसका काम धंधा नहीं संभाल सकता। बट उसका छोटा बेटा कृष्णा वो बहुत चालाक है। वो हमेशा प्यार से बात करता है, सबसे अच्छे से डील करता है और वो इसका काम आगे बहुत अच्छे से लेकर जाएगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए धीरे धीरे और टाइम बीता और लक्ष्मी नारायण जी की अब उम्र हो चुकी थी कि उनको अब धीरे धीरे अपना काम अपने बेटों को संभलवाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो आगे इस चीज़ को नहीं संभाल सकते। सो उन्होंने अपना काम धीरे धीरे, जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट काम थे जैसे बड़े क्लाइंट्स को हैंडल करना, बड़े वेंडर से सामान वगैरह मंगवाना, वो सारी चीज़ें उन्होंने कृष्णा गुप्ता को संभलवा दी। जबकि राजेंद्र के पास बहुत ही छोटे छोटे काम थे, क्योंकि अब लक्ष्मी नारायण को पता था कि अगर ये सारे काम मैंने आधे आधे बांट कर बराबर में
इन दोनों को दे दिए तो ये उसकी लंका लगा देगा, जबकि कृष्णा उसको अच्छे से संभाल सकता है। सो बिना कुछ बोले, बिना किसी को कुछ बताए, लक्ष्मी नारायण ने खुद धीरे धीरे बहुत ही चालाकी से अपना मोस्ट ऑफ द काम सीधा कृष्णा के हाथों संभलवा दिया। धीरे धीरे कर उसके पास पावर आ चुकी थी अपने काम की। अब ऑब्वियसली ये सारी चीजें कृष्णा को भी फील हो चुकी थी कि उसके पिता उससे बड़े बड़े इंपॉर्टेंट काम करवाते हैं, बड़ी बड़ी डील्स करवाते हैं, जबकि राजेंद्र को वो नहीं पूछते। अब ये बातें राजेंद्र को भी फील हो चुकी थी। बजाय उसने काम पर, बल्कि उसने घर के अंदर भी लड़ाई झगड़े करने शुरू कर दिए। अब ना सिर्फ वो अपने पिता से ऊंची आवाज में बोलने लगा कि सारा काम तुम इससे करवाते हो, सब कुछ इसके हाथों में तुमने संभलवा दिया है, मेरी यहाँ पर क्या जरूरत है, मैं यहाँ पर इग्नोर सा फील कर रहा हूँ। इसीलिए वो अपने छोटे भाई से घर पर आकर तुरंत उससे भी लड़ाई करने लग जाता। इनफैक्ट यहाँ तक कि उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी वाइफ के साथ वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। इतना ज़्यादा स्ट्रेस राजेंद्र ले चुका था कि काम ना करवाने की वजह से, क्योंकि उसके छोटे भाई को वो सफल होते हुए देख रहा था। अब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि नहीं, काम मुझे भी बराबर का मिलना चाहिए। राजेंद्र ने अपनी पत्नी से भी लड़ाई झगड़े करने शुरू कर दिए। बट इन सभी लड़ाई झगड़ों के बीच परिवार के अंदर खुशियां आने वाली थी, क्योंकि राजेंद्र की पत्नी अब राजेंद्र से प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अब जैसे ये बात परिवार के अंदर फैली तो एक टाइम पर लक्ष्मी नारायण वो सब कुछ भूल चुके थे, क्योंकि परिवार के अंदर बहुत लंबे टाइम बाद कोई नया सदस्य आने वाला था। बट अभी प्रेगनेंसी के सिर्फ 5 महीने ही बीते थे कि सबकी जो खुशियां उनके चेहरे पर थी वो सारी खुशियां फीकी पड़ गई, क्योंकि सडनली एक सुबह घर के सारे परिवार मेंबर उठे। बट राजेंद्र की पत्नी वो अपने बेड से नहीं उठी, क्योंकि रात को ही सोते सोते उसकी मौत हो चुकी थी। अब उसके पेट के अंदर बच्चा था, ऑब्वियसली उसकी भी मौत हो गई। अब जैसे ये खबर पूरे परिवार के अंदर फैली कि ऐसे ऐसे घर की बड़ी बहू उसकी मौत हो चुकी है, पूरे परिवार इकट्ठा हो चुका था। पुलिस वालों को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन भी शुरू करी, क्योंकि ये कोई नेचुरल डेथ लगी नहीं रही थी। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन कभी भी आगे नहीं बढ़ी। इस इन्वेस्टिगेशन को वहीं पर क्लोज कर दिया गया। ये केस कभी उस टाइम पर सॉल्व हो ही नहीं पाया। लक्ष्मी नारायण ये सब होते हुए देख रहे थे कि कैसे उसके घर के अंदर आने वाली खुशियों को पहले ही बर्बाद कर दिया गया, कैसे पुलिस वालों ने भी आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। उनको एक एक चीज समझ में आ रही थी, क्योंकि उनके बाद ऐसे ही धूप में सफेद नहीं हुए थे। उनको सब चीजें समझ आ रही थी कि कैसे उनकी बड़ी बहू वो नेचुरल डेथ नहीं मरी, बल्कि उसको किसी ने ठिकाने लगाया है, और किसी और ने नहीं, बल्कि हो ना हो ये काम जरूर राजेंद्र का ही है। अब वो ये बातें पब्लिक के अंदर बता नहीं सकते। सो इस मोमेंट पर लक्ष्मी नारायण फाइनली अपने मन के अंदर डिसीजन बना चुके थे कि वो बिजनेस के अंदर पूरा का पूरा शेयर देंगे सिर्फ और सिर्फ कृष्णा गुप्ता को। अगर उन्होंने राजेंद्र को थोड़ा सा भी दिया तो वो इस पूरे बिजनेस को बर्बाद कर देगा। बहुत ही धीमी स्पीड से, लेकिन बिल्कुल साइलेंटली लक्ष्मी नारायण ने और ज़रा अटॉर्नी देनी शुरू कर दी कृष्णा गुप्ता को, और ये चीज़ धीरे धीरे राजेंद्र को और अंदर से फील होने लगी थी। बड़े होने के साथ कृष्णा की भी शादी हो चुकी थी, और अब कृष्णा अपनी वाइफ को लेकर एक अलग दूसरे घर के अंदर शिफ्ट हो चुका था। काम अभी भी पूरे परिवार का एक, बट घर अब अलग अलग हो चुके थे। और कुछ टाइम और बीतने के बाद कृष्णा के 2 लड़के पैदा हुए। अब कृष्णा अपनी अलग फैमिली के साथ अलग घर में रह रहा है। राजेंद्र अपने माता पिता के साथ, अब उसकी वाइफ तो है नहीं, उसकी वाइफ तो अब मर चुकी थी। अब राजेंद्र अपने माता पिता के साथ अपने पुराने वही पुश्तैनी घर के अंदर रह रहा था। बट 5 नवंबर 1997 का दिन आया, और इस दिन राजेंद्र सुबह सुबह अपने घर से अपने काम पर जाने के लिए निकला। बट इस दिन वो बहुत जल्दी निकल चुका था अपने घर से काम पर जाने के लिए। लेकिन बजाय अपने काम पर जाने के वो सीधा कृष्णा के घर पर गया और जाकर उनका दरवाजा खटखटाया। अब जैसे ही कृष्णा ने दरवाजा खोला, सामने अपने बड़े भाई राजेंद्र को खड़े हुए देखा, तो उसके माइंड में 2 चीजें थी। पहली कि ये यहाँ पर ऐसे नहीं आया, क्योंकि हमेशा राजेंद्र उससे बात भी सिर्फ काम के लिए करता, और जब भी करता बहुत ही ताड़ता हुआ देखता। और दूसरी बात जो कृष्णा को समझ आई थी वो थी उसके हाव भाव, क्योंकि अब जो राजेंद्र आया था यहाँ पर उसके हाव भाव बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। बट फिर भी बड़ा भाई घर पर आया है, कृष्णा ने अंदर बुलाया राजेंद्र को। राजेंद्र अंदर गया और बिना कुछ पूछे, अभी यहाँ चाय पानी की बात शुरू भी नहीं हुई थी, तभी राजेंद्र ने अपनी बेल्ट के अंदर लगाई हुई पिस्टल को बाहर निकाला और बिना कुछ पूछे अपने छोटे भाई कृष्णा के माथे के ऊपर रखा, और बिना कुछ बोले, इससे पहले कि कृष्णा को समझ पाता या बोल पाता, उसने एक शॉट फायर कर दिया। कृष्णा की पत्नी जो कि अंदर काम कर रही थी वो भागी भागी यहाँ पर आई लिविंग हॉल में, और अपने पति को ऐसे नीचे पड़े हुए देखा फर्श पर, और सामने राजेंद्र खड़ा था पिस्टल लेकर, और बिना कुछ पूछे बिना कुछ सोचे इस राजेंद्र ने तुरंत अपनी ही छोटे भाई की पत्नी के सिर के ऊपर वो गोली रखी और एक शॉट फायर कर दिया। दोनों अब नीचे जमीन पर गिर चुके थे, और दोनों को खत्म करने के लिए, उनकी जान लेने के लिए इस राजेंद्र ने एक गोली अपने ही छोटे भाई की छाती के अंदर मारी और दूसरी गोली अपने ही छोटे भाई की पत्नी के छाती के अंदर मारी, और दोनों वहीं पर मर चुके थे। जब लक्ष्मी नारायण को यह बात पता चली कि उसके ही बड़े बेटे ने छोटे भाई का और उसकी पत्नी का मर्डर कर दिया है, तो ऑब्वियसली
पुलिस वाले मौके पर पहुंच चुके थे और ये बहुत ही इजी सा केस था, ओपन और शट का केस था कि सामने ये बड़ा भाई खड़ा है, इसने पिस्टल से फायर किए हैं और इन दोनों की मौत हो चुकी है। अब इस टाइम पर लक्ष्मी नारायण ने खुद पुलिस वालों के सामने ये प्रेशर डाला कि प्लीज़ आप राजेंद्र को गिरफ्तार करो, इसके ऊपर केस बांधो ताकि ये जेल से कभी बाहर ना आ सके, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये इस तरीके से बाहर रहे, क्योंकि ये हम सबके लिए खतरा है। पुलिस वालों ने तुरंत एक्ट किया, राजेंद्र को उठाकर वो अपने साथ लेकर गए और आने वाले 2 सालों तक राजेंद्र जेल में भी रहा, बट जेल के अंदर बहुत अच्छा बर्ताव के साथ उसकी जल्दी ही जमानत भी हो गई, वरना ऐसे जल्दी जमानत नहीं होती मर्डर के केस में। 1999 यानी कि 1999 में राजेंद्र अगेन जेल से बाहर आ चुका था। लक्ष्मी नारायण को जैसे ही पता चला कि उसका बेटा राजेंद्र जमानत के ऊपर बाहर आ चुका है, उसके माइंड में टेंशन शुरू हो चुकी थी, क्योंकि उसको नहीं पता था कि अब वो आने के बाद क्या करेगा। खैर, जैसे ही राजेंद्र घर आया, उसने आते ही कुछ ही दिनों के अंदर अपनी दूसरी शादी करी नीतू सिंह के साथ। अब बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि नीतू सिंह और राजेंद्र का अफेयर चल रहा था उसकी पहली शादी से भी पहले से, मतलब कि राजेंद्र की जो पहली शादी हुई थी और जो उसकी बीवी मर चुकी थी प्रेगनेंसी के दौरान ही, उससे भी पहले राजेंद्र और नीतू का अफेयर चल रहा था, लेकिन इस बात के कोई भी प्रूफ आज तक सामने नहीं आए। खैर, नीतू और राजेंद्र की जेल से बाहर आते ही शादी हो चुकी थी। अब फाइनली दोबारा से लक्ष्मी नारायण के मन में ये होप थी कि अब तो कम से कम ये राजेंद्र शांत हो जाएगा, अब तो ये घर परिवार वाला दोबारा से हो चुका है, अब इसके बच्चे भी होंगे आने वाले टाइम में, बिजनेस अच्छे से संभाल पाएगा। बट शादी के कुछ ही दिनों बाद दोबारा से लक्ष्मी नारायण ने महसूस किया कि नहीं, ये नहीं सुधर सकता, क्योंकि राजेंद्र दोबारा से अपने बिजनेस के अंदर आना चाह रहा था, लेकिन वही उसका बर्ताव, वही उसका शॉर्ट टेम्पर, वही उसका गुस्सा करना, किसी से भी लड़ाई कर लेना। अब इन बिजनेसेस के अंदर ज़्यादा लड़ाइयाँ मोल ले नहीं सकते, वैसे ही बहुत ज़्यादा दुश्मनी बन जाती है शराब के बिजनेस करने वालों की, साथ ही कंस्ट्रक्शन कंपनी भी ये चला रहे थे। बेशक इनके पहले से ही बहुत ज़्यादा दुश्मनी होती है, हर किसी से अगर ये दुश्मनी मोल लेंगे तो ऑब्वियसली कोई ना कोई आके इनका काम निपटा जाएगा, फाइल बंद हो जाएगी। बट दोबारा से लक्ष्मी नारायण ने नोटिस किया कि नहीं, इसका बेटा नहीं सुधर रहा, तो इस मोमेंट पर लक्ष्मी नारायण ने कृष्णा, जो कि अब मर चुका था, लेकिन उसके 2 बेटे थे, जुगनू और विकी, इन दोनों को, जो कि अभी छोटे छोटे थे, 8-10 साल के आसपास की ही उम्र थी उनकी, जुगनू और विकी, इन दोनों को अपने साथ इस बुढ़ापे की उम्र में, इस टाइम पर लक्ष्मी नारायण अपने बिजनेस से थोड़ी दूरी बना चुके थे, लेकिन फिर भी अब इन दोनों को सिखाने के लिए लक्ष्मी नारायण अपने पोते जुगनू और विकी, इन दोनों को अपने साथ अपनी हर जगह पर लेकर जाने लगे, अपने बिजनेस के तौर तरीकों को सिखाने लगे बहुत छोटी उम्र में। और जैसी ये बात राजेंद्र ने नोटिस करी, उसके माइंड में फिर से भड़क बैठ चुकी थी। क्योंकि इस चीज़ से ही तो परेशान होकर उसने अपने छोटे भाई और उसकी बीवी का मर्डर किया था कि वो इसके बिजनेस के बीच में आ रहे थे। अब ये दोनों, अब उनका पिता यानी कि लक्ष्मी नारायण अपने पोते जुगनू और विकी को दोबारा से बिजनेस के अंदर लेकर आना चाह रहा है, इनको सब कुछ हैंड ओवर कर रहा है। ऑब्वियसली राजेंद्र ये सब नहीं देखना चाहता, लेकिन इस मोमेंट पर लक्ष्मी नारायण को अंदर से ये एहसास हो चुका था कि नहीं, ये कुछ भी कर सकता है, क्या पता ये मेरी जान क्यों ना ले ले, ये सब कुछ हटाने के लिए, सबको रास्ते से हटाने के लिए, क्या पता मुझे ही मार दे। इसलिए लक्ष्मी नारायण ने अपने लिए खुद का एक पर्सनल बॉडीगार्ड हायर किया, जो कि हमेशा उनके साथ गन रखकर 24 घंटे उनके साथ रहता। बट लक्ष्मी नारायण ने कभी सोचा भी नहीं था कि बेशक वो कितनी भी सिक्योरिटी अपने साथ रख ले, कितना भी कुछ प्रबंध क्यों ना कर ले, जो खतरा था वो उसके आसपास ही मंडरा रहा था। जी हाँ, 1999 में एक रात लक्ष्मी नारायण अपने ठेके को बंद करके अपने बॉडीगार्ड के साथ अपनी गाड़ी में बैठकर वापस अपने घर जा रहे थे। बट सडनली आउट ऑफ नोवेयर 2 बाइक्स उनके पास आकर बिल्कुल उनकी गाड़ी के साथ साथ चलते हुए थोड़ी सी और उन लोगों ने आगे स्पीड करी और बिल्कुल उनकी गाड़ी के आगे जाके उन्होंने ब्रेक मारी। अब जैसे ये 2 बाइक रुकी, पीछे वाली गाड़ी जिसके अंदर लक्ष्मी नारायण बैठे हुए थे वो भी रुकी। अब इस मोमेंट पर इस गाड़ी के अंदर लक्ष्मी नारायण के साथ उनका बॉडीगार्ड, और ये बॉडीगार्ड ही गाड़ी चला रहा था। अब ये दोनों भी इन बाइक्स वालों के आगे बाहर उतरे। अब बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बोले, वो दोनों बाइक्स वालों ने अपनी अपनी जेब में रखी हुई अपनी पिस्टल निकाली और अंधाधुंध दोनों के ऊपर फायरिंग करनी शुरू कर दी। और देखते ही देखते लक्ष्मी नारायण के साथ उनका बॉडीगार्ड, मौके पर ही इन दोनों की मौत हो गई। अब जैसे ही पुलिस वाले मौके पर पहुंचे, इन दोनों की लाशों को कब्जे में लिया गया। अब सबसे पहले मोमेंट पर सबके मन में यही ख्याल था कि ये सारा काम राजेंद्र ने या तो किया है या फिर किसी से करवाया है पैसे देकर, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी पुरानी हिस्ट्री रही थी अपने परिवार वालों के साथ दुश्मनी निकालने की। तो सभी का ध्यान सिर्फ राजेंद्र के ऊपर ही गया। बट पुलिस वाले कभी भी इस बात को प्रूव नहीं कर पाए कि ये सारा काम राजेंद्र ने या तो किया था या फिर करवाया हो। कभी भी वो 2 किलर्स पकड़े ही नहीं गए और ये केस धीरे धीरे बंद हो चुका था। बट राजेंद्र के लिए अब सारी उसकी दिक्कतें दूर हो चुकी थी। उसके पिता वहां से निकल चुके थे, मर चुके थे। उसका भाई, उसकी भी जान ले ली। उसकी भाई की पत्नी, उसकी भी अब जान जा चुकी थी। सो अब राजेंद्र के पास पूरा पावर था
पूरा बिजनेस था और अच्छे से अब ये उसको कंट्रोल करने वाला था। और ना सिर्फ कंट्रोल करने वाला था बल्कि आगे अब बहुत कुछ इस केस के अंदर होने भी वाला था। धीरे धीरे टाइम बीतता रहा। राजेंद्र की माँ जो कि अभी तक जीवित थी, उन्होंने राजेंद्र को समझाना शुरू किया कि देखो जो हुआ वो हो चुका, अब परिवार को संभालने की बारी है। अब कुछ ऐसा मत करना जिससे परिवार के अंदर फिर से मातम फैले। और राजेंद्र को ये बात धीरे धीरे समझ आने लगी। राजेंद्र की भी अपनी शादी से 3 बच्चे पैदा हुए, 2 बेटे 1 बेटी। अब ये 5 लोग यानी कि राजेंद्र की पत्नी राजेंद्र और राजेंद्र के 3 बच्चे, ये 5 लोग अपनी यानी कि राजेंद्र की माँ के साथ इसी घर के अंदर रहने लगे। अब ये 6 लोग इस घर के अंदर रह रहे थे, बट 2 बच्चे और भी थे, जुगनू और विकी, कृष्णा के बच्चे। राजेंद्र की माँ ने राजेंद्र को समझाया कि देखो तुमको ना सिर्फ अपने परिवार का ध्यान रखना है, अपने बिजनेस का ध्यान रखना है, बल्कि तुमको जुगनू और विकी इनको भी अपने साथ रखना पड़ेगा, इनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। अब उस मोमेंट पर राजेंद्र ने फुली एग्री किया कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनका ध्यान रखूंगा, मैं इनको पालू पोसूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जुगनू और विकी भी राजेंद्र के साथ रहने लगे। लेकिन अब आप बस सोच कर देखिए, धीरे धीरे जुगनू और विकी बड़े होते जा रहे थे। उनके माइंड में अब वो चीज़ें समझ आने लगी थी कि वो एक ऐसे इंसान के साथ रह रहे हैं जिसने उसके ही माता पिता का कत्ल किया था। और कभी भी वो टाइम उनके लिए सही नहीं था। मतलब कि बेशक उनको खाना पानी मिल रहा था, उनकी ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन हमेशा पार्शलिटी देखी जा रही थी। जुगनू विकी एक अलग तरीके से देखे जाते परिवार के अंदर, जबकि बाकी उनके कज़न भाई बहन वो एक अलग लाइफ जी रहे थे। धीरे धीरे ये सभी बच्चे बड़े होने लगे और समझ आने के साथ विकी और जुगनू दोनों को समझ आ चुका था कि उनको यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि उनको जस्ट घर के अंदर सर्वेंट्स की तरह यूज़ किया जाता। ना ही किसी त्यौहार पर, ना ही किसी शादी वगैरह में उनको सही तरीके से ट्रीट किया जाता। उनको जस्ट परिवार के अंदर फ्री के नौकर मिले हुए थे, ऐसा उनको फील होने लगा। बट जुगनू और विकी दोनों ने आपस में डिस्कस किया कि कुछ भी करके उनको यहाँ से बाहर निकलना है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उनको अपनी अच्छी पढ़ाई करनी है, यहाँ से बाहर निकल के वो एक अच्छी नौकरी करेंगे, अपना एक अलग परिवार बसाएंगे। यहाँ उनको अच्छी खुशी नहीं मिल सकती। असल में विकी और जुगनू की एक बहन भी थी, मतलब कि कृष्णा की एक बेटी डॉली, वो भी इनके साथ ही रह रही थी। मतलब कि तीनों बच्चों के साथ एक जैसा व्यवहार होता, लेकिन तीनों बच्चों ने अपनी पढ़ाई को अपना हथियार बनाया और धीरे धीरे कर वो पढ़ाई के अंदर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते गए। अच्छी जॉब उनको मिल चुकी थी। विकी ने अच्छा काम धंधा पकड़ लिया, जुगनू की अच्छी जॉब लग चुकी थी। विकी और जुगनू दोनों ने मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू किया अपनी नौकरी से, अपने काम धंधे से, और फाइनली उन लोगों ने इतना पैसा बचा लिया कि वो अपनी बहन डॉली इसकी शादी कर पाए। और एक अच्छा घर देखकर इन लोगों ने डॉली का रिश्ता फिक्स भी कर दिया। डॉली की शादी हो चुकी थी, लेकिन इस शादी के बाद विकी और जुगनू समझ चुके थे कि नहीं, उनका यहाँ रहना नहीं बनता, वो यहाँ रह नहीं सकते, क्योंकि उनका ताऊ यानी कि राजेंद्र उनकी बहन डॉली की शादी में सिर्फ एक गेस्ट के तौर पर आया था। ना उसने कोई पैसा लगाया, ना उसने कुछ खर्चा, ना उसने कभी रिश्तेदारी को ढंग से निभाया, ना ही उसने कुछ अपना वो सारा काम किया जो एक बाप को करना चाहिए था। नहीं, वो जस्ट एक गेस्ट की तरह आया, खाना खाया उसने और यहाँ से निकल चुका था। सारा कुछ ताम झाम पूरे शादी का विकी और जुगनू ने ही देखा। इस बात को भी भूलकर दोनों भाई अपनी अपनी नौकरी पर जा चुके थे। असल में लोग दिल्ली के अंदर जॉब कर रहे थे। अब 10 अक्टूबर 2021 का दिन आ चुका था। फाइनली विकी और जुगनू दोनों ने डिसाइड किया कि क्यों ना वापस जाकर अपने ताऊ के पास अपनी प्रॉपर्टी के अंदर अपना हिस्सा मांगना चाहिए, क्योंकि वो भी बराबर के हकदार थे इस पूरे तामझाम के अंदर, इस पूरे बिजनेस के अंदर। तो क्यों ना जाकर उनसे वो अपना हिस्सा मांगे। सो विकी और जुगनू 10 अक्टूबर 2021 के दिन फाइनली अपने ताऊ राजेंद्र के घर पहुंचे। जाकर दरवाजा खटखटाया, ताऊ ने दरवाजा खोला, दोनों अंदर गए और बोलने लगे कि ताऊ जी, हमें भी हमारा जो हिस्सा है प्रॉपर्टी का वो दे दीजिए, हम भी अपना कुछ अच्छा काम धंधा कर लेते हैं। बट ये बात सुनते ही राजेंद्र बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। ना सिर्फ उसने दोनों को धमकाना शुरू कर दिया, बल्कि धक्के मारकर अपने घर से बाहर भी निकाल दिया, ये बोलकर कि जहाँ तुम रहते हो वहीं जाकर रहो, जहाँ तुम सड़ रहे हो वहीं जाकर सड़ो, तुम्हारा इस घर के अंदर कोई भी लेना देना नहीं है, ये सब कुछ मेरा है, ये सारा बिजनेस मेरा है और मेरे बेटों का है, आने वाले टाइम में ये दोनों संभालेंगे, तुम्हारा इसके अंदर कोई भी लेना देना नहीं है। अब जैसे ये बात विकी और जुगनू ने सुनी, क्योंकि उनको अभी तक उम्मीद थी कि बड़े होने के बाद तो फाइनली उनका ताऊ उनको कुछ देगा, बिजनेस के अंदर हिस्सेदारी देगा, जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर उनको हिस्सेदारी मिलेगी। बट यहाँ तो ताऊ ने साफ तौर पर मना कर दिया। इस मोमेंट पर विकी और जुगनू के मन में इतनी ज़्यादा हेट भर चुकी थी अपने ताऊ को लेकर कि वो उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। विकी और जुगनू दोनों ने जाकर अपनी दादी को ये सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे उनके ताऊ जी ने उनके साथ ऐसा बर्ताव किया, कोई भी प्रॉपर्टी देने से मना कर दिया, कोई भी हिस्सा देने से मना कर दिया। अब इस मोमेंट पर उसकी दादी ने इन दोनों बच्चों को समझाया कि देखो 27 साल बीत चुके हैं,
27 सालों से इस घर के अंदर अब शांति है, तो प्लीज़ इस शांति को ऐसे ही बरकरार रहने दो। ऐसा कुछ भी मत करना जिससे दोबारा से परिवार की बदनामी हो, मुश्किल से दोबारा से इज्जत बनने लगी है, ऐसा कुछ भी मत करना। ये बात सुनकर विकी और जुगनू वापस अपने घर से बाहर निकले। विकी ने इस टाइम पर जुगनू को कहा कि एक काम करो, तुम दिल्ली जाओ और मैं कुछ देखता हूँ। 4 नवंबर 2023 के दिन दोबारा से विकी इसी वाराणसी शहर में पहुंचा। रात होते होते उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज का जुगाड़ किया और 5 नवंबर की सुबह सुबह वो तुरंत अपने ताऊ के घर पर पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, उसकी ताई यानी कि नीतू सिंह ने दरवाजा खोला और नीतू ने जैसे ही सामने खड़े विकी को देखा, उसने अंदर बुलाया। विकी अंदर गया और तुरंत इस विकी ने नीतू के माथे के ऊपर गोली रखकर उसको सीधा उड़ा दिया। पहली गोली उसके माथे में मारी और दूसरी गोली उसके छाती के अंदर जाकर लगी। नीतू मौके पर ही मर चुकी थी, जबकि अंदर वाले कमरे में एक टीनेज लड़की, उसके भी माथे में एक गोली मारी गई थी, उसके भी छाती में एक गोली मारी गई थी। जबकि उसके बराबर वाले कमरे में 2 टीनेज लड़के, उनके भी माथे के अंदर एक गोली मारी गई थी और एक सीने के अंदर गोली मारी गई थी। 4 लाशें विकी ने बिछा दी और यहाँ से वो तुरंत बाहर निकला। असल में बाहर निकलने से पहले उसने पूरे घर की तलाशी ली, क्योंकि वो असल में यहाँ पर राजेंद्र को ढूंढ रहा था, बट राजेंद्र यहाँ मौके पर था ही नहीं। आस पड़ोस में रहने वाले लोगों ने गोलियां चलने की आवाज सुनी तो तुरंत पुलिस वालों को मौके पर बुलाया गया। 20-25 मिनट बाद पुलिस वालों की गाड़ियां चाँव चाँव करते हुए इस घर पर पहुंच चुकी थी। जैसे इस पुलिस वाले इस घर के अंदर घुसे, अंदर का हाल देखकर वो भी हैरान रह गए, क्योंकि एक पूरे परिवार को खत्म किया गया था, वो भी एक प्लान्ड तरीके से। हर किसी को एक ही तरीके से मारा गया था, एक गोली सिर में, एक गोली छाती के अंदर और चारों की लाश बिछ चुकी थी। पुलिस वालों ने आस पड़ोस में पूछताछ करी कि इस घर के अंदर कौन कौन रहता है। सभी ने बताया कि राजेंद्र गुप्ता और होना चाहिए यहाँ पर। पुलिस वालों ने जैसे राजेंद्र गुप्ता का नाम सुना, उनको सारी इतिहास याद आ गया कि असल में राजेंद्र गुप्ता का, इसका तो बहुत लंबा चौड़ा चिट्ठा रहा है, हमारे पास रिकॉर्ड रहा है और जरूर ये उसी ने कांड किया होगा। पुलिस वालों को लग रहा था इस मोमेंट पर कि राजेंद्र ने ये सारा कांड बैठाया है और उसी को उन्हें बस ढूंढना है। पुलिस वालों ने अपनी जांच आगे बढ़ाते हुए सीधा राजेंद्र गुप्ता का फोन वो ट्राई करना शुरू किया, क्योंकि वो फ़ोन अभी भी बंद नहीं था, वो ऑन था। सो पुलिस वाले तुरंत उसके ऊपर कॉल करते रहे, लेकिन वो फ़ोन किसी ने उठाया नहीं। तुरंत उसको ट्रेस के ऊपर डाला गया, उसकी लोकेशन निकाली गई और ये लोकेशन इस घर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर मीरपुर रोड पर थी। पुलिस वाले तुरंत उस लोकेशन को ट्रेस करते हुए एक बिल्डिंग के पास पहुंचे, एक आधी बनी हुई बिल्डिंग जिसके अंदर अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग था और उनकी लोकेशन के हिसाब से ये राजेंद्र गुप्ता का फ़ोन इसी बिल्डिंग के अंदर होना चाहिए। पुलिस वालों ने अपनी अपनी बंदूकें निकाली और पूरे बिल्डिंग को घेरते हुए, क्योंकि उनको लग रहा था कि राजेंद्र ने सारा कांड बैठाया तो हो सकता है उसके पास अभी भी हथियार हो और वो रिटेलिएट करने के लिए पुलिस वालों के ऊपर हमला करे। सो अपनी सुरक्षा लेते हुए पुलिस वाले एक एक अपनी पिस्टल लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगे। पूरे के पूरे इस 10 मंजिला इमारत के हर एक फ्लोर को खंगाला गया और इसके 6ठे फ्लोर पर एक बेड बीच में पड़ा हुआ था और उस बेड के ऊपर कोई लेटा हुआ था। दूर से ही दिख रहा था कि एक आदमी है जिसके शरीर के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं है। पुलिस वाले उसकी तरफ बंदूक करते हुए आगे की तरफ गए, उसको बोल रहे थे कि अगर तुम्हारे पास बंदूक हो तो तुम तुरंत गिरा दो, हमारे सामने खुद को सरेंडर कर दो, बट वो आदमी हिला ही नहीं। धीरे धीरे पुलिस वाले उसके और ज़रा क्लोज गए और हैरानी वाली बात यहाँ ये थी कि वो आदमी इस बेड के ऊपर मरा पड़ा था और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि राजेंद्र गुप्ता था। जी हाँ, राजेंद्र गुप्ता का भी सेम स्टाइल के अंदर मर्डर हुआ था, एक गोली माथे के अंदर, एक गोली छाती के अंदर और ये डेट थी 5 नवंबर की। जी हाँ, इससे एग्जैक्ट 27 सालों पहले राजेंद्र गुप्ता ने कृष्णा गुप्ता और उसकी पत्नी का मर्डर किया था। एग्जैक्ट, मैं कह रहा हूँ एग्जैक्ट 27 सालों पहले 5 नवंबर 1997 के दिन इसी स्टाइल के अंदर एक गोली माथे के अंदर, एक गोली छाती के अंदर मारकर उन दोनों की जान ली थी। पूरी राइवलरी का एंड करते हुए विकी गुप्ता, जिसने अपने पूरे परिवार का बदला लेने के लिए, उसके अंदर इतनी ज़्यादा आग बैठी हुई थी, इतने सालों से वो अपनी साख को दबाकर बैठा हुआ था कि 27 सालों बाद सेम डेट उसने चूज करी, सेम स्टाइल उसने चूज किया बदला लेने का और फाइनली जाकर राजेंद्र गुप्ता के पूरे परिवार को निपटा दिया, इंक्लूडिंग राजेंद्र गुप्ता। पुलिस वालों ने तुरंत परिवार के और मेंबर्स को खंगालना शुरू किया। तब विकी और जुगनू के बारे में उनको पता चला। विकी का कोई भी पता नहीं था, लेकिन जुगनू को पुलिस वालों ने उठा लिया, उसको दिल्ली से उठाकर अपने साथ वाराणसी लेकर आए। लेकिन
जुगनू ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। कह रहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरा कोई भी लेना देना नहीं है इस चीज से, मैं तो अपने नौकरी के ऊपर था, आप चाहे तो चेक कर लीजिए। पुलिस वालों के पास अब कोई सबूत नहीं था तो मजबूरन उसे छोड़ना पड़ा। बट पुलिस वालों को कहीं ना कहीं शक था कि इसे जरूर कुछ ना कुछ पता होगा। सो पुलिस वालों ने उसके ऊपर नजर बनाकर रखनी शुरू कर दी। उसकी हर एक मूवमेंट को ट्रेस किया जा रहा था और फाइनली फरवरी का टाइम आ चुका था, मतलब कि 3 महीने बीत चुके थे इस कांड को हुए। अभी तक भी कोई लीड नहीं मिली पुलिस वालों को कि आखिर विकी है कहां पर। उसके सिर के ऊपर, उसके चेहरे पर पूरे 3 लाख का इनाम भी रखा गया कि कोई भी इसकी लीड दे दे हमें कि आखिर विकी कहां हो सकता है। बट फाइनली फरवरी का महीना आते आते पुलिस वालों को ये इंटेल मिली कि ये जुगनू खुद अपने भाई विकी से मिलने के लिए जा रहा है और वाराणसी शहर के अंदर ही। जी हाँ, अब क्योंकि पुलिस वाले पहले से इसके ऊपर नजर बना कर रखे हुए थे, सो पुलिस वालों ने धीरे धीरे इसका पीछा करना शुरू किया। जुगनू एक बाजार के अंदर जाते हुए, सीसीटीवी के अंदर पूरा कैप्चर हुआ, वो एक बाजार के अंदर जाते हुए एक आदमी से मिला जिसने अपना पूरा चेहरा ढका हुआ था और मौके पर ही पुलिस वालों ने इन दोनों को पकड़ लिया। पुलिस वालों ने जब उसका चेहरे से वो कपड़ा हटाया तो ये कोई और नहीं बल्कि विकी था। तुरंत पुलिस वालों ने दोनों को गिरफ्तार किया, अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर आए। असल में विकी और जुगनू दोनों एक अलग से फेक ईमेल अकाउंट बनाकर एक दूसरे से बातें करने की कोशिश कर रहे थे। पिछले 3 महीने से ये एक दूसरे के साथ इसी तरीके से कांटेक्ट में थे। बट अब विकी के पास पैसा खत्म हो चुका था और ये पैसा पहुंचाने के लिए ही जुगनू विकी से मिलने के लिए जा रहा था। दोनों ने पुलिस वालों के सामने कन्फेस किया कि हाँ, हम दोनों ने मिलकर ही हमारे ताऊ के पूरे परिवार को मारा है, इंक्लूडिंग ताऊ ऑल्सो, क्योंकि उसने हमारे माता पिता को मारा था 27 सालों पहले। लेकिन उसके बाद भी हमें कभी प्यार नहीं दिया, उसके बच्चों तक ने हमारी बेइज्जती करी और ये बेइज्जती हम पिछले 27 सालों से झेलते हुए आ रहे थे। अब नहीं, अब हमारे बस में नहीं था। और क्योंकि उसने हमें प्रॉपर्टी के अंदर भी शेयर देने से मना कर दिया जो कि हमारा हक था, इसलिए हमें मजबूरन ऐसा कुछ करना पड़ा। ये केस अभी भी कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, इसके अंदर अभी भी फैसला नहीं आया है। तो जैसे ही फैसला आएगा वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर। बट आपसे मुझे एक सवाल पूछना है और वो ये कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, इस परिवार के अंदर इतनी बड़ी भसड़ मची, ऐसी क्यों? तो इसके पीछे सवाल एक था, राजेंद्र गुप्ता। अगर उसके माता पिता टाइम रहते उसको सुधार देते या फिर उसको किसी तरीके की तहजीब देते कि आखिर परिवार के साथ कैसे रहा जाता है, उसको प्यार देना सिखाते, तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। क्योंकि कृष्णा गुप्ता तो अपना काम अच्छे से कर ही रहा था, वो समझदार था, इसमें उसकी गलती है। क्योंकि ये चीज़ राजेंद्र को समझ नहीं आई कि आखिर उसका छोटा भाई होते हुए वो इतना समझदार क्यों है, इसलिए उसने उसको मारा। इसलिए पुलिस वाले उस टाइम पर जब कृष्णा गुप्ता और उसकी पत्नी को मारा गया था, उसी टाइम पर अगर राजेंद्र को अच्छी सजा मिल जाती या फिर उम्र कैद वगैरह मिल जाती है। एक तो हमारा कानून ऐसा है कि इसके अंदर लूप होल्स बहुत ज्यादा हैं। कोई बेकसूर चाहे तो 40-45 साल अपनी जिंदगी के जेल के अंदर निकाल देगा, या फिर कोई अपराधी, कोई बड़ा अपराधी हो सकता है वो खुलेआम बाहर घूमे, उसके ऊपर कोई भी शिकंजा ना कसे। सो बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे हैं हमारे कानून के अंदर ही। सो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर अगर राजेंद्र को उस टाइम पर सही सजा मिल जाती तो शायद ये जो आने वाला टाइम था, ये जो 5 मर्डर बाद में हुए, ये ना होते, ऑब्वियसली ना होते, बट फिर भी हुए। आप इसके बारे में क्या मानते हैं? क्या आपने इस केस के बारे में पहले सुना था? अगर हाँ तो उसके बारे में नीचे कमेंट्स में मेरे साथ डिस्कस जरूर करें। ये मेरे इंस्टाग्राम आईडीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप मुझे वहां कर फॉलो कर लें। वहां पर मैं सभी स्टोरी से रिलेटेड बैक स्टोरी, फुटेज और फोटोज अपलोड करता हूं। सो आपके हाथ से फॉलो बटन और ज्वाइन बटन क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट रीनो शॉर्ट्स को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलता है अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।